नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बायोलॉजी टीचर वी चतुर्वेदी आपको अगले लेसन की तरफ ले जाता रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना दोस्तों ना भूलिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। जैसा कि चैप्टर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर नंबर 6 में जो थ्योरी वाले पोर्शन थे दोस्तों, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चंस चल रहा था। अब क्वेश्चन में भी हमें दीर्घ उत्तरी जो क्वेश्चंस थे उनकी बातें करनी थी, है ना। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनके बारे में बात करना था। तो इस पार्ट में हम वही देखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। अब देख लीजिए, यहाँ दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ये 6 अंक के प्रश्न आते हैं, आप जैसा कि जानते हैं। उन्हीं के बारे में हमें आपको देखना है दोस्तों। ध्यान से देखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन इज दैट न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी दोस्तों ये डायग्राम दे देता है और आपसे कहता है कि आप क्या करें, उनके बारे में बताएं कौन से क्षेत्र में क्या है। अभी पिछले रिवीजन में ही मैंने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराया है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ जो बॉडी वाली सेल है, बॉडी जिसे आप कहते हैं, वहाँ बीच में क्या है, केंद्रक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इस केंद्रक में आप देखेंगे, केंद्रक के सराउंडिंग छोटे छोटे ये दाने जैसी संरचना है, जिसको निल्सल कण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ये जो नर्व सेल्स है यहाँ आगे की तरफ बढ़ती है, तो इसे कोशिका काय कहते हैं, सेल बॉडी जिसे आप नाम देते थे इंग्लिश में। तंत्रिकाक्ष हो गया, मेडुलरी आच्छाद, ये मेडुलरी आच्छादन है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूरोलेमा, कई बार पूछा गया है, अंदर ये पाया जाता है न्यूरोलेमा के बेस में। ठीक है, लेयरिंग है। उसके बाद कई बार क्वेश्चन आया है रेंडवियर की नोड किसे कहते हैं। तो रेंडवियर की नोड यहाँ देखेंगे आपकी बनती है, जहाँ ये आकर के ऐसे डाउनवर्ड्स होता है। कौन था, न्यूरोलिमाद। ठीक है, एक जंक्शन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर देखेंगे आप उसके आगे केंद्रक, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे चालक अंत प्लेट होता है यहाँ, और रेखित पेशी तंतु का क्रियाकारी प्लेट यहाँ आपको दिखाई देगा। यानी नर्वस सेल्स, न्यूरॉन सेल्स सूचना एकत्र करके, मूव आउट करके इन प्लेट्स को देती है, और उसी के अनुसार चालक ले जाता है, और रेखित पेशियाँ क्या करती हैं, एक्टिव होकर के उसके अनुसार काम करती हैं, जैसा इंस्ट्रक्शन मिला हुआ होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा देखें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने डायग्राम सिर्फ आपको अभी समझाया है। तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसका कार्य समझाइए। तो कार्य क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आपको दिया गया है क्या कि तंत्रिका तंत्र क्या कह रहा है कि संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र विशिष्ट कोशिकाओं से निर्मित होता है। यहाँ देखिए, विशिष्ट कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। उन्हीं का यहाँ आपको डायग्राम दिया गया है। तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, और उन्हीं का मेरे दोस्तों यहाँ आपको डायग्राम दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आगे बढ़िए। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। याद रखेंगे, तंत्रिका सेल क्या है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। इस चीज़ को आपको माइंड अप करके चलना है। वहीं देखेंगे तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जो तंत्रिका सेल्स या न्यूरॉन्स हैं, उनके भाग को अगर आप कंसीडर करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 हिस्से होते हैं, जिसे आप कोशिका काय कहते हैं, साइटोन। यही देखिए कोशिका काय, ये क्या है दोस्तों, इंग्लिश में इसी को साइटोन कहते हैं। इसे आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें। आगे दिया है दोस्तों
द्रुमिकाएं, द्रुमिकाएं डेंड्राइट्स होता है, यहां हमने आपको बताया था डेंड्राइट की कंडीशन, ठीक है, जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है वही डेंड्राइट। उसके बाद यह है तंत्रिका या एक्सॉन्स। अब देखेंगे तंत्रिका या एक्सॉन्स, तो यहां देखिए ये है, यही क्या है, एक्सॉन है दोस्तों, जिसे तंत्रिकाक्ष नाम देते हैं, है ना। तो ये 3 महत्वपूर्ण भाग हो जाते हैं। इन्हीं 3 भागों में क्या किया गया है, किसी भी नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल्स या तंत्रिका कोशिका को बांटा गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बढ़ते हैं कि अगला जो सेक्शन है इसी में वो क्या समझा रहा है। ध्यान से देखें। अब इनमें आपको देखना है कि कौन सा कार्य किसके जिम्मे है, कौन सा काम कौन कर रहा है, ये चीज महत्वपूर्ण यहां हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, दिया है कोशिका या साइट, कोशिका का या साइटॉन, साइटॉन का क्या काम है इसको ध्यान से देखें। देखिए, यह तंत्रिका कोशिका का एक चौड़ा गोल भाग होता है। इसमें कोशिका द्रव्य या न्यूरोप्लाज्म पाया जाता है या भरा होता है। बड़ा गोलाकार केंद्रक होता है। न्यूरोप्लाज्म में माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, तंत्रिका तंतु और निल्सन कण पाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, निल्सन सेल वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह दिखाया था ऊपर वाले भाग में। तंत्रिका कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट, क्या, सेंट्रियोल सेंट्रियोल क्या होता है, नहीं पाया जाता है। कोशिका काय उपापचयी रख रखाव तथा वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ये वृक्षकांतों या द्रुमिकाओं से आवेग प्राप्त करता है तथा उन्हें तंत्रिकाक्ष को भेज देता है। तो आप देखिए इनका काम क्या होता है, यानी जो कोशिका काय हैं उनका काम क्या होता है, आवेग के रूप में जो सूचनाएं हैं उनको ले लेना, और ले लेने के बाद भेजना कहाँ है, द्रुमिकाओं के पास, एक्सॉन्स के पास, जैसा कि आपको दिखाया गया, बताया गया था अभी डायग्राम। अगली बात करें डेंड्राइट्स की या द्रुमिकाओं की, ये क्या है, छोटे छोटे अत्यधिक शाखित कोशिकाएं से निकलने वाली जीवद्रव्य प्रवर्ध जो है उसी को द्रुमिकाएं कहते हैं। हमने आपसे कहा था जो प्रोजेक्शन निकल रहा है उसी को क्या है, डेंड्राइट्स नाम दे रहे हैं। आगे देखिएगा, ये सूचनाएं प्राप्त करती हैं तथा विद्युत आवेगों के रूप में इन्हें कोशिका काय को भेज देती। कोशिका काय आप जानते हैं, है ना, कोशिका काय क्या है, जिसे आप साइटॉन कहते हैं, साइटॉन को भेज देती हैं। इनमें निल्सन कण तथा तंत्रिका तंत्र होते हैं। निल्सन कण और तंत्रिका तंतु आपको बताए थे बिखरी हुई अवस्था में सेल के बीच में। अब जो है बात आती है किसकी, एक्सॉन्स या तंत्रिकाक्ष की, कि तंत्रिकाक्ष क्या काम करता है। यह एकल अत्यधिक लंबा बेलनाकार कोशिकाएं से निकला हुआ जीवद्रव्य प्रवर्ध होता है। यह शीर्ष पर अत्यधिक शाखित होता है। तंत्रिकाक्ष पर इसके चारों ओर, याद रखेंगे, माइलियन का रोधी तथा रक्षात्मक आच्छादन होता है। रोधी और जो है क्या कह रहा है, रक्षात्मक, प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है किसकी, माइलियन शीथ की। याद रखिएगा कई बार ये बात पूछी गई। माइलियन युक्त जो तंत्रिका तंतु हैं पर अंतरालों में अमाइलियन युक्त क्षेत्र होते हैं जिन्हें रेनवियर की नोड कहते हैं। यानी कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो अमाइलियन युक्त होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनवियर कहते हैं। याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, नर्व सेल्स के बारे में समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 3 हिस्से ही हैं उसके जो कि वर्क करते हैं, और कैसे करते हैं इसकी चर्चा नहीं, पहले वो हैं क्या इसकी चर्चा हो रही। आगे बढ़िए, इनमें देखिए कुछ और बातें आपको बताई गई हैं फंक्शन के साथ नर्व सेल्स के। दो जो दिया गया है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अत्यधिक छोटा सा अवकाश होता है जिसे युग्मानुबंधन या सिनैप्स कहते हैं। कई बार दोस्तों पूछा गया है कि सिनैप्स क्या है, हिंदी में भी इस इंग्लिश में भी यही शब्द दे दिया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, युग्मानुबंधन।
बंधन क्या है? युग्मानुबंधन। इसी को सिनेप्स कहते हैं। क्या है? दो न्यूरॉन्स जो सेल हैं उनके बीच जो है कुछ गैपिंग होती है, उसी गैपिंग को यह नाम दिया जाता है। तो यहां तक तो बात क्लियर है। आगे बढ़िएगा। युग्मानुबंध तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए एक मार्गीय वाल्व के रूप में कार्य करता है। यानी तंत्रिका आवेग जाए इसके लिए एक वाल्व के रूप में काम करता है, बीच में जो जगह होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अवकाश के एक ओर ही युग्मानुबंध आशयों से तंत्रिका संरचक रासायनिक पदार्थ साबित करते हैं या होता है, तंत्रिका संचारक संदेश को युग्मानुबंध के पार ले जाते हैं तथा इसे अन्य तंत्रिका कोशिका के वृक्षिकांत तक गुजार देते हैं। यानी दोनों का जो गैप है, ये न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स, इस बीच में जो गैप्स है उसी को सिनेप्स कह रहे हैं। और इनके द्वारा छोड़े गए केमिकल यहाँ मूव करते हुए अगले सेल तक पहुंच जाते हैं न्यूरॉन्स के। इस तरह से सूचना एक से दूसरे तक क्या है? पहुंच जाती है। अब फंक्शन की बात करें, तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के एक भाग से अन्य भाग तक सूचना विद्युत संकेतों के रूप में संचारित कर विशिष्टीकृत होती है। यानी कि यह विद्युत तरंगों के रूप में कह दें या विद्युत संरचना के बेसिस पे ये पाए जा रहे हैं, विद्युत संकेतों के बेसिस पे ये सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। डेंड्राइट्स की बात करें तो यह सूचना ग्रहण करने का काम करता है, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है। तंत्रिका विद्युत आवेगों के रूप में सूचना का चालन करती है। याद रखेंगे किसके रूप में? विद्युत आवेगों के रूप में सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। वहीं बात करें सिसाद घुंडिया या सूचना के रासायनिक उद्दीपन के रूप में युग्मानुबंध से आगे प्रसारित करता है। यानी सूचनाएं आगे बढ़ें सिनेप्सिस वाली जगह से युग्मानुबंध से, तो वहां देखेंगे उसके लिए क्या होती हैं? रसायन का क्या होता है? सिक्रीशन होता है। तो यह दोस्तों एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था क्वेश्चन का जो कि आपने कंप्लीट किया। अगली बात है प्रतिवर्ती क्रियाओं की, रिफ्लेक्ट एक्शन की। जैसा कि आप जानते हैं रिफ्लेक्ट एक्शन में क्विक एक्शन की बात करते हैं हम। देखिएगा प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं, एक प्रवाह चित्र की सहायता से इसे समझाइए। प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्ट एक्शन क्या है? यह एक स्वायत्त, स्वचालित तथा यांत्रिक अनुक्रिया है जो उद्दीपन के प्रति जंतु बिना इच्छा से होती है। यानी इच्छा रखे जंतु या न रखे, अचानक सर्प आ गया, आपका हाथ हट गया, आग जल रही है, अचानक आप बढ़े हैं, आप रुक गए, एक्सीडेंट हुआ, आपकी गाड़ी रुक गई, आप रुक गए, तो अचानक जो एक्टिविटीज हो जा रही है यह क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। और किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, कहां हो रहा है, ये सारी चीजें यहां देखेंगे। यदि हाथ में अचानक सुई चुभ जाए तो हम इसे अतःशीघ्र खींच लेते हैं। आगे स्वादिष्ट भोजन को देख करके मुख में पानी आना या लार आना। आगे देखिएगा अकस्मात चमकीले प्रकाश में नेत्रों का बंद हो जाना। प्रतिवर्ती क्रियाओं में संवेदी जो न्यूरॉन्स के वृक्षांत संवेदी तंत्रिका द्वारा संदेशों को विद्युत आवेग के रूप में रीढ़ रज्जु को प्रसारित करते हैं। अब रीढ़ रज्जु चालक तंत्रिका द्वारा सूचना को कारित पेशियों तथा ग्रंथियों तक प्रेषित करता है जो कि अनुक्रिया करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेग द्वारा अनुसरण किया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्ट आर्क कहलाता है। यानी जिस रास्ते जाते हैं एक ऐसा मार्ग बनाते हैं जिसको हम रिफ्लेक्ट आर्क के बेसिस पे जानते हैं। यहां देखिएगा उद्दीपन हुआ, उद्दीपन के बाद ग्राही ने त्वचा के रूप में ग्राही ने एक्सेप्ट कर लिया उद्दीपन। अब वो संवेदी जो न्यूरॉन्स है उनके थ्रू सूचना को भेजेगा और ये जाएगा कहाँ मेरे दोस्तों? ये जाएगा रीढ़ रज्जु के पास। और रीढ़ रज्जु आपको बताया गया था बैकबोन जो है उसके अंदर रीढ़ रज्जु पाया जा रहा है ना। तो ये जो रीढ़ रज्जु है इसके पास जाएगा और ये क्या करेगा? यहाँ से चालक की हेल्प से ही, यहाँ संवेदी था या अब यहाँ चालक था, क्या कर देगा? कार्य कर जाएगी। यानी सूचना देखिए यहाँ ब्रेन के पास नहीं गई, कहाँ गई? रीढ़ रज्जु के पास गई और रीढ़ रज्जु ने ही बिना कुछ सोचे समझे क्या करना है उसने तुरंत एक्शन को फॉरवर्ड कर दिया। यानी संवेदनीय सूचनाओं ने सूचना दी और यही चालक सूचनाओं ने तुरंत क्या करना है? पेशियों को या ग्रंथियों को क्या किया? आदेश कर दिया। तो दो ही चीजें आपको याद रखनी है, ग्राही वाला
कार्यकारी, यहाँ संवेदी होगा मेरे दोस्तों, यहाँ चालक हो रहा, रीढ़ रज्जु के पास क्या है, यह पावर है कि रिफ्लेक्ट एक्शन को वो कराए। उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण पोर्शन ब्रेन है, देख लीजिएगा क्या कह रहा है। मानव मस्तिष्क के बारे में दोस्तों आपसे बहुत प्रश्न पूछता है, हम उम्मीद करेंगे कि इस पोर्शन में आप अच्छे से इसको देखें। देखिएगा दोस्तों, कलर डायग्राम और नॉर्मल डायग्राम दोनों हमने आपके सामने रख दिया है। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर किसी संरचना संक्षेप में वर्णन करना है भाई। अब देखिएगा यहाँ अग्र जो मस्तिष्क है, यहाँ देखिए गायरस, सल्कस, प्रमस्तिष्क, घ्राणपिंड प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यहाँ देखिए हाइपोथैलेमस की स्थिति बताई गई है। पिट्यूटरी ग्रंथि इसके नीचे देखिए यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा सा निगला हुआ है। रीढ़ रज्जु जिसकी अभी बात कर रहे थे आपने रिफ्लेक्ट एक्शन के लिए, वो यहाँ से देखिए शुरू हो जाता है, ब्रेन के जस्ट नीचे से ही। पोन्स की बात करें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है प्रमस्तिष्क, इसी को कहते हैं। यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। बीच में यहाँ स्थित जो है वही क्या है, आपका मध्य मस्तिष्क है। इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए, देखिए मोटर कार्टेक्स, यहाँ देखिए लर्न इम्पल्सेस कलर साइट एलिमेंट सेलेक्टेड द अडॉप्टेड यूज फॉर द फ्रंटल लोब। यहाँ देखिएगा दोस्तों फ्रंटल लोब से यह दिखाई दे रहा है। ऑडिटोरियल कार्टेक्स यहाँ दिया गया है, आप देख लीजिए। कलर से आपको समझना है। टेम्पोरल लोब नीचे की तरफ से, यहाँ देखिए जो हल्का सा आसमानी कलर दिया गया है, ये देख लीजिए, ये पोर्शन है ना। वहीं देखिए यहाँ ऑप्टिकल लोब यहाँ है, पैराइटल लोब यहाँ है, और क्या सोमैटो सेंसरी कार्टेक्स इस हिस्से में है, और विजुअल कार्टेक्स इस हिस्से में। तो इस तरह से ये सारी चीज़, यहाँ आपको चोट लगती है तो विजुअलिटी आपको डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ चोट लगने में अचानक याददाश्त भी जाती है और आप कहते हैं क्या हमको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है ना, चोट लगी। तो ये चीज़ जो है विजुअलिटी यहाँ से डिस्टर्ब होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आगे देखिएगा, मस्तिष्क हमारे शरीर में सर्वोच्च समन्वय केंद्र है, यानी ब्रेन ही क्या करता है, सारी चीज़ों का हमारे शरीर में समन्वय करता है मेरे दोस्तों। आगे दिया है, यह कपाल गुहा के अंदर स्थित होता है तथा 3 झिल्लियों से घिरा रहता है, यानी 3 मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती हैं, जिन्हें मस्तिष्क आवरण के रूप में जानते हैं। इसकी रक्षा करता है, यानी किसकी, मस्तिष्क की। मस्तिष्क आवरण के मध्य स्थान में सेरिब्रो स्पाइनल तरल भरा होता है, जो मस्तिष्क के को यांत्रिक आघातों से बचाता है। यानी सराउंडिंग में लेयर के बाद सेरेब्रो स्पाइनल एक लिक्विड है जो कि पाया जाता है, जो मस्तिष्क में कहीं से झक्का लग जाए, चोट लग जाए तो उसको बचाने का काम करता है। एक हार्ड कवरिंग के अंदर ब्रेन को सुरक्षित रखा गया है। जैसा कि दोस्तों आप ये जानते भी हैं कि ब्रेन ही कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें की डिवीज़न की क्षमता नहीं पाई जा रही है बॉडी में, यानी वह जितनी संख्या में पैदा होने वक्त थी उतनी संख्या में ही आगे आपके अंतिम क्षण तक, यानी जीवन के लास्ट स्टेज तक, यानी आपके मृत्यु तक रहेंगी। हाँ, समझ रहे हैं। तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसको देखते रहिए आप। आगे बढ़िए, दिया है मस्तिष्क हमारे शरीर में सर्वोच्च समन्वय केंद्र है। यह कपाल गुहा के अंदर स्थित होता है। 3 झिल्लियों की बात बताई आपसे, है ना। मस्तिष्क आवरणों के मध्य स्थान में सेरेब्रो स्पाइनल तरफ भरा होता है, ये इसकी भी बात हो गई, जो यांत्रिक आघातों से बचाता है। अब ये 3 जो क्षेत्र हैं इसको थोड़ा सा देखिए। मस्तिष्क में कुल 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, जिसको प्रोजेनोसिफेलॉन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं, प्रोजेनोसिफेलॉन कहते हैं। मस्त मस्तिष्क को मेजनसिफेलॉन कहते हैं। वहीं देखिएगा पश्च मस्तिष्क को रेबेडोनोसेफेलॉन नाम देते हैं। तो ये 3 हिस्से हैं, ठीक है, किसके, क्षेत्र के बेस पे ब्रेन के। जैसा कि वहां अभी आपको इंग्लिश वर्जन में हम थोड़ा सा दिखा रहे थे। अग्र मस्तिष्क या प्रोजेनोसिफेलॉन जिसे आप कहते हैं, उसकी बात करें तो यह क्या है, मस्तिष्क का बड़ा भाग है, यही सबसे बड़ा भाग है। और इसमें भी 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से, पहला तो घ्राण पिंड है, जिसको ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं, आपने किनारे में देखा था। ये 2 पॉलियां नाक या में उपस्थित घ्राण ग्रंथियों से आवेग प्राप्त करती। हमारे नाक में घ्राण यानी कि
सुगंध को एक्सेप्ट करने वाली न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं, उन्हीं से गंध को ये क्या करती हैं, संवेदना के रूप में ले लेती हैं और प्रमस्तिष्क के टेम्पोरल क्षेत्र को प्रभावित कर देती। यानी प्रमस्तिष्क का जो टेम्पोरल क्षेत्र है, अभी आपके इंग्लिश वर्जन में आपको दिखाया था, वहां क्या करती हैं, प्रभाव डालने लगती हैं। वहीं देखिए प्रमस्तिष्क गोलार्ध का जो सेरेब्रल हेमीस्फीयर होता है या प्रमस्तिष्क सेरेब्रम होता है, उसके बारे में क्या इन्होंने बताया है, देखिएगा, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, याद रखेंगे। यानी सेरेब्रल हेमीस्फीयर जो है मस्तिष्क का क्या है, सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क का सर्वाधिक जटिल तथा विशिष्टीकृत भाग होता है। आगे देखिएगा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली तथा ऑक्सीपिटल पाली, टेम्पोरल पाली में विभक्त रहता है। यह हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार, मतलब कि अलग अलग हिस्सा, फ्रंटल पाली या टेम्पोरल पाली, वहाँ ये कह रहे हैं पैराइटल पाली, ये सब अलग अलग काम करते हैं। जो यहाँ डिवाइडेड है, ये हिस्सा किसका है, सेरेब्रल हेमीस्फीयर, या इसी को सेरिब्रम कहते हैं, प्रमस्तिष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसी के हिस्से में आगे देखते हैं। आगे वाले पोर्शन में जो दिया गया है उनके काम के बारे में वहां बता दिया गया है। देखिएगा, फ्रंटल पाली का क्या काम है यहां आपको दिया गया है मेरे दोस्तों। फ्रंटल पाली या फ्रंटल जो लोब होता है, यह वाणी तथा चेहरे की पेशियों की गतिविधियों का केंद्र। फ्रंटल लोब क्या है, चेहरे की जो गतिविधियां हैं, गुस्सा आना या जो भी कुछ हाव भाव आप बनाते हैं चेहरे से, ये क्या है, फ्रंटल लोब के अंतर्गत आता है। वहीं वाणी में भी इसी से आती है। आगे देखेंगे, टेम्पोरल पाली क्या है, टेम्पोरल लोब जो है यह सुनने का क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि सुनने की जो शक्तियां हैं या सुनने वाले जो हिस्सा है जिससे हमें सुनाई देता है वो कौन सा है, तो टेम्पोरल लोब दोस्तों हमारे ब्रेन में सुनने वाला हिस्सा है। वहीं देखिए फ्रंटल लोब आपके वाणी और चेहरे को कंट्रोल करता है। वहीं देखिए अगला दिया है ऑक्सीपिटल लोब, यह क्या है, यह दृश्य का केंद्र है दोस्तों, इसी से हमें दिखाई देता है, याद रखेंगे। पैराइटल पाली का क्या नाम है, यह पैराइटल पाली स्पर्श हुआ, स्वाद हुआ, गंध हुआ या तापमान हुआ, इसके बारे में बताता है। ये सारे भाग आपके महत्वपूर्ण हैं जिसको कि आप लेक्चर को बार बार रिवाइज करके मेरे दोस्तों याद कर सकते हैं। फ्रंटल चेहरे का हाव भाव, टेम्पोरल सुनने का क्षेत्र, वहीं देखिए ऑक्सीपिटल दृश्य का, पैराइटल लोब स्वाद गंध और स्पर्श का। यहां तक क्लियर। अगला हिस्सा है डायनसिफेलान। डायनसिफेलान क्या था, सेरेब्रोस्पाइनल के बाद डायनसिफेलान क्या है, प्रमस्तिष्क की निचली ओर स्थित होता है। यह न्यूरो हार्मोन्स का स्राव करता है जो पिट्यूटरी ग्रंथ की अग्रपाली के स्राव को नियंत्रित करती, यानी न्यूरो हार्मोन्स यह सिक्रीट करता है जो कि पिट्यूटरी, जिसे मास्टर ग्लैंड आप कहते हैं, उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रमस्तिष्क मेसोसेफेलॉन क्या है, देखिएगा, मेसोसेफेलॉन या प्रमस्तिष्क सॉरी मध्य मस्तिष्क जो हिस्सा है वो क्या है, यह छोटा क्षेत्र होता है तथा इसमें कोरा सेरेब्राई ये भाग है, देखिएगा, अग्र तथा पश्च कालिकुली, मध्य मस्तिष्क, सिर, गर्दन, धड़, नेत्र पेशियों की प्रतिवर्ती गतियों को नियंत्रित करता है। यानी रिफ्लेक्ट एक्शन जो है इन सब हिस्सों में जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम मध्य मस्तिष्क या मेसेनसेफेलॉन करता है। आगे बढ़िएगा, पश्च मस्तिष्क की बात करें जिसको रोम्बेनोसेफेलॉन कहते हैं। इनके 3 भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क में पोन्स, बेरोलाई तथा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो आप देखेंगे प्रमस्तिष्क, पोन्स, बेरोलाई तथा मेडुला ऑब्लांगेटा, यही 3 हिस्से होते हैं पश्च मस्तिष्क या रोम्बेनोसेफेलॉन का। दोस्तों इस लेक्चर को जरूर बार बार आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कम टाइम में इसको समझने का प्रयास करिएगा। वहीं देखिए अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का द्वितीय सबसे बड़ा भाग होता है तथा मुद्रा और पेशीय सक्रियता बनाए रखता है। पोन्स बेरोलाई श्वसन को नियंत्रित करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पोन्स बेरोलाई का काम क्या है,
रिस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करना एक तरह से। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मेडुला ऑब्लोंगेटा का हिस्सा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का जब आप देखेंगे तो देखिए क्या है उसका काम। उसका काम है दोस्तों, पिछला भाग है जो कि रीढ़ रज्जु के रूप में सतत रूप में उपस्थित रहता है। और वहीं देखिए दिया गया है हृदय स्पंदन की दर, हार्ट बीट, श्वासोच्छ्वास गतियां, रक्त वाहिनियों का प्रसार तथा संकुचन, निगलना हुआ, खांसना हुआ, छींकना हुआ और वमन जैसी क्रियाएं हुई, इन सब का नियंत्रण करता है। कौन सा? अभी आपने देखा है, कौन सा बताएं? याद आ रहा है? याद आ रहा है दोस्तों? ये देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा, यही हिस्सा हमने आपको बताया था। कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रखेंगे यही निगलना, खांसना, छींकना, वमन आदि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले पोर्शन में। इसमें अगला जो पोर्शन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है उसे देखिए। पादप हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स के 4 प्रमुख प्रकारों और उनके सहित उनका क्या करिए आप? कार्यों का वर्णन करिए। तो देखिए प्लांट हार्मोन्स कभी कभी आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। आप प्लांट हार्मोन्स के बारे में एक्सप्लेन करिए। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, बात करिए प्लांट हार्मोन्स की। ध्यान दीजिए, पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन, जिसे आप प्लांट हार्मोन्स नाम देते हैं, इसी को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। एग्जाम में फाइटो हार्मोन्स आ जाए तो परेशान ना होइएगा। यहाँ देखिए इंग्लिश में दिया गया है क्या? फाइटो हार्मोन्स। हार्मोन्स जो पौधों में नियंत्रण तथा समन्वय के लिए आवश्यक होते हैं, पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीन्स हुआ, जबरलीन्स हुआ, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन, ये 5 जो है महत्वपूर्ण पादप या प्लांट हार्मोन्स होते हैं जिनकी चर्चा की गई है और आपको इसको देखते चलना है। बात करेंगे पहले ऑक्सीन्स हार्मोन्स की और इसके काम की। तो यह कोशिका के दीर्घीकरण, कोशिका का भिन्नन को प्रेरित करता है। तो दीर्घीकरण का मतलब साइज में एक तरह बढ़ोतरी, कोशिका का भिन्नीकरण का मतलब अलग अलग कार्य जो उनका है, कार्य के बेस पे उनको बांट देना, अलग कर देना, एक तरह से वो भिन्नात्मक व्यवस्था स्थापित करा देता है, यानी उसमें अलगाव दिखाई देने लगता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ऑक्सीन फलों की वृद्धि को भी प्रेरित करता है। आगे ऑक्सीन प्रकाश तथा गुरुत्व के प्रति पौधों की अनुक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रति और फोटोलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश के प्रति उनकी जो अनुक्रिया है, क्रियाएं हैं, उसको भी रेगुलेट करने का काम ऑक्सीन्स का ही है। आगे दिया है ऑक्सीन्स का निर्माण तने तथा जड़ों के शीर्ष भाग में होता है। संश्लेषित ऑक्सीन्स का प्रयोग कृषि तथा बागवानी में भी किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं छिड़काव करके फसलें आदि का उत्पादन बढ़ाया जाता है। तो ऑक्सीन एक तरह से को आगे बढ़ाने वाला है। अगला हिस्सा आपके सामने है जिबरेलिन्स का। देख लीजिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों जिबरेलिन्स की, तो यह दूसरा हार्मोन्स आपका हो गया। इसका क्या काम है? यह ऑक्सीन की उपस्थिति में कोशिका दीर्घन तथा कोशिका विभेदन प्रेरित करता है। यह तनों में वृद्धि को प्रेरित करता है तथा जिबरेलिन बीजों तथा कलियों की सुषुप्ता अवस्था तोड़ने में सहायक होता है। याद रखिएगा जिबरेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो डॉर्मेंट पीरियड या सुषुप्ता अवस्था को तोड़ता है, यानी बीज की वह अवस्था जब बीज जो है उग न रहा हो, उसमें जो जड़ें वगैरह है वो ना बन रही हो, पड़ा हो, जैसे घरों में हम स्टोर करके रखते हैं, तो वह अवस्था उनकी क्या है? सुषुप्ता अवस्था है। जैसे ही उसमें आप देखेंगे पानी और मिट्टी आदि का संपर्क होता है तो वह आउटर कवरिंग उसकी नर्म हो जाती है और फिर से वो उसमें एंजाइम एक्टिव हो जाता है और ग्रो करके वो बड़ा होने लगता है। वहीं साइटोकाइनिन्स की बात करें तो ये पौधे में कोशिका विभाजन प्रेरित करते हैं। यह बीजों तथा फलों
की सुसुप्तावस्था तोड़ने में सहायक होते हैं। कौन? साइटोकाइनिन। जहाँ जिबरेलिन सुसुप्तावस्था लाता है वहीं अगर हम साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दें तो क्या करता है? डार्मेंसी को खत्म कर देता है, तोड़ देता है ना। यहाँ तोड़ने का काम है इसका। वहीं देखिए पत्तियों की जरावस्था यानी कि मेच्योर पत्तियां होकर के गिर जाना विलंबित करता है। साइटोकाइनिन स्टोमेटा को खोलना प्रेरित करता है। फलों की वृद्धि को भी यह क्या करता है? प्रेरित करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण काम आपके आए किसके? साइटोकाइनिन के। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला है ABA या एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। यह बीजों तथा पत्तियों की सुसुप्तावस्था प्रेरित करता है, अतः वृद्धि अवरोधित करता है। यह स्टोमेटा बंद होने को प्रेरित करता है, अतः पत्तियों के मुरझाने को प्रभावित करता है। यह पत्तियों के गिरने को प्रेरित करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो एब्सिसिक अम्ल है पत्तियों के मुरझाना, पत्तियों को गिरना, स्टोमेटा का बंद होना आदि को क्या करता है? कंट्रोल करता है या कह दे रेगुलेट करता है। लास्ट है दोस्तों एथाइलिन। बार बार पूछा जाता है फलों के पकने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो यही वह एंजाइम है जो जिम्मेदार होता है। इसको अपने दिमाग में आप सेटअप कर लीजिए। यह फलों की वृद्धि तथा पकने को प्रेरित करता है। यह बीजों तथा फलों की प्रसुप्ता अवस्था तोड़ने में भी सहायता करता है। यह पत्तियों, फूलों तथा फलों में पृथक्करण या विलगन को भी निर्माण करता है। आप जानते हैं पत्तियां गिर जाती हैं, फूल गिर जाते हैं, फल गिर जाते हैं, उसके लिए एक लेयर बन जाती है पौधे और फल या के जो मेन पार्ट होते हैं अटैचमेंट वाले, वहाँ एक मोटी परत बन जाती है। उसी को विलगन परत के नाम से या विलगन लेयर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, विलगन परत, उसी को बनाने का काम यह एथिलीन हाइड्रोजन करता है, यानी कि उसमें हेल्प करता है या कह दें एक्टिव करता है उसको। तो ये चीज़ें आपको हार्मोन्स के रूप में मिली। बहुत कम टाइम में इसको आप रिवाइज कर सकते हैं और इतना आप जान रहे हैं तो आप समझिए कि एग्ज़ाम में आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो यह दोस्तों इस लेसन का लास्ट लेक्चर था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इसमें जो कुछ है हमने अच्छे क्वेश्चंस को आपको उठा करके देने का प्रयास किया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा।